हेलो बच्चों, आज मैं सबसे पहले आपको आपकी विषय पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में आपके टोटल 8 इकाई हैं, 2 खंड हैं, आखंड और बाखंड। आखंड में 4 इकाई हैं और बाखंड में भी 4 इकाई हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपके बाखंड में इकाई फर्स्ट को पढ़ाना आरंभ कर रहा हूँ। तो आपके जो इकाई 1 है उसका नाम है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में हम इस पाठ में सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं की डिटेल हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान के जो जन्मदाता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कुछ शब्द कहे थे कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि हमारे देश का जो संविधान है या जो भारत का संविधान बनाया गया है वह संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल एवं युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। तो मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल हो युद्ध काल में देशी एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसी भी देश के संविधान व राजनीतिक व्यवस्था में उस देश की आस्थाओं, विश्वासों, आधारभूत शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों के समेकित दर्शन होते हैं। यानी हमारा देश का संविधान है या विश्व के जो अन्य देशों के संविधान है, तो उन संविधानों से उन देश के लोगों की आस्थाओं के बारे में, विश्वासों के बारे में, आधारभूत शाश्वत मूल्यों के बारे में और सिद्धांतों के बारे में आसानी से दर्शन हो जाते हैं या उनके बारे में हमें पता चल जाता है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया है। तो यानी जो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं उन्होंने इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखा था भारत के संविधान निर्माण के समय कि हमारा इतिहास किस प्रकार का रहा है, हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही भारत के संविधान का निर्माण किया था। उनका लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। यानी वो चाहते थे कि हमारा जो राज्य है वो इस प्रकार का हो कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के या आम लोगों के हितों को पूरा किया जा सके। लोक कल्याणकारी का मतलब होता है कि आम जनता के हित के लिए जो कार्य किया जाए। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है या हृदय कहा जाता है वह कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना का दूसरा भी नाम है उद्देश्य का। तो इसमें संविधान के आदर्शों का स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है। यानी संविधान में किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है उसे हम आसानी से समझ सकते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर। हमारे संविधान की अपनी विशिष्टताएं हैं, कहने मतलब अन्य देशों की अपेक्षा हमारे संविधान में कुछ विशेष है या अलग है जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती है। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टि का मतलब होता है आगे भविष्य के बारे में सोचने वाली व्यवस्था है। तो यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का संविधान में समावेश किया है।
उन्होंने भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार उनमें वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प रखा है। कहने का तात्पर्य होता है कि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना, या यूँ कहें कि संविधान में संशोधन करने का प्रावधान रखा गया। तो इसीलिए इसे जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण संसाधनों, श्रेष्ठ गुणों को इसमें शामिल किया गया। अर्थात हमारे देश के संविधान में कई चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण की गई हैं, और इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कि आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन भी किया जा सके। तो इसी आधार पर हमारे भारतीय संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है। यह हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, यानी देश में सबसे ऊपर है संविधान। चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या आम नागरिक हो, वो सभी संविधान के दायरे में रह कर के ही कार्य करते हैं। यानी संविधान में जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति क्या शक्तियाँ हैं, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से काम करने व व्यवस्था संचालित करने हेतु दिशा निर्देशित करता है। तो यानी राष्ट्रपति को क्या कार्य करना है, प्रधानमंत्री को कौन कौन से कार्य करने हैं, या आपके मंत्रियों को क्या कार्य करने हैं, वो सब कुछ दिशा निर्देशित होते हैं भारतीय संविधान के द्वारा। हमारा संविधान एक तरफ मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संरचनाओं और प्रक्रियाओं को भी स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत व नागरिकों के मूल कर्तव्य भी शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, साथ ही साथ इसमें नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है, और व्यक्ति के 11 मौलिक कर्तव्य भी बताए हैं। तो यह दुनिया का ऐसा लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसे लिखने में सर्वाधिक समय, यानी विश्व के अन्य देशों के संविधानों को बनने में जितना समय लगा, उन सब से ज़्यादा समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसे एक संविधान सभा ने तैयार किया था। तो भारतीय संविधान का गठन या भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके इस इकाई में से एक नंबर के भी प्रश्न आते हैं। तो पहला ये अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दूसरा प्रश्न ये भी अच्छा है कि भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था? तो संविधान सभा ने। संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप में आपके प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है, जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना या उद्देशिका को पढ़ करके हम भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं को आसानी से समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों को समायोजित किया गया है। हमारे संविधान में उन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है जो संविधान के लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता व न्याय को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं मूलतः इसकी प्रस्तावना में व्याख्यायित सिद्धांतों व आदर्शों का विस्तार ही है। अब हम भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान भारतीय संविधान की पहली विशेषता है। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का तात्पर्य होता है कि जिसे जनता की सहमति से
या जनता की स्वीकृति के बाद तैयार किया गया है। तो भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। यानी वैसे तो आपके भारतीय संविधान सभा ने इसे बनाया था, लेकिन इसे बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो जनता के द्वारा निर्वाचित थे। तो इस आधार पर यह कहा जाता है कि यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान द्वारा अंतिम शक्ति किसको प्रदान की गई है? भारतीय जनता को। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं, अर्थात भारतीय जनता ही इसकी निर्माता है। जनता ने स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार, अधिनियमित व आत्मार्पित किया है। इसे किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया। तो कहने का मतलब ये आम जनता की स्वीकृति, सहमति से ही हमारे को ये प्रदान किया गया है। तो ये किसी अन्य के द्वारा हमारे ऊपर ज़बरदस्ती से नहीं थोपा गया। तो ये तो आपके पहली विशेषता थी। और दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। तो भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों, लक्ष्यों को किस में दर्शाया गया है? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो आपके जैसे प्रश्न आ जाता है कि संविधान की राजनीतिक कुंडली, कहने मतलब प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। या आपके ऐसे ही प्रश्न आ जाता है कि डॉक्टर के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? तो संविधान की राजनीतिक कुंडली। इसके महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है? प्रस्तावना या उद्देशिका को। प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग से अभिप्राय है कि अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। कहने मतलब जो प्रस्तावना की शुरुआत के जो शब्द हैं वो शब्द हैं हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग शब्द से क्या आशय है कि अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। यह संविधान की मुख्य विशेषता है। विश्व का सबसे विशाल संविधान है। यानी विश्व का सबसे विशाल संविधान किस देश का है? भारत का। अब प्रश्न आता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि भाई भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? जहां अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। यानी विश्व का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, वहाँ के संविधान में मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7। कनाडा के संविधान में कुल 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं व दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। वहीं हमारा संविधान व्यापक व विस्तृत संविधान है। यानी हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो आप देखिए कि जहाँ अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 हैं, कनाडा के संविधान में 147 हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। वहीं हमारे भारत देश के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट हैं। इसमें अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। यानी भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 104। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने भाग हैं? 22। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। कितने परिशिष्ट हैं? 5। यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। अनवरत का मतलब होता है बिना रुके। इस कारण भी इसका स्वरूप विशाल हो जाता है। हमारा संविधान संघात्मक है। इसमें संघ व राज्यों के बीच संबंधों का बहुत व्यापक वर्णन किया गया है। संविधान के एक अध्याय में तो
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही उल्लेख है, जो अधिकांश देशों के संविधान में नहीं है। संविधान की इसी विशालता को लेकर हरि विष्णु कामत ने कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। तो आपके जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। यह कथन किसका है? तो हरि विष्णु कामत का। तो संविधान का 101वां संशोधन हुआ है और वो वस्तु और सेवा कर से संबंधित है, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं GST। तो GST का पूरा नाम क्या है? वस्तु और सेवा कर। तो आपके 101वां संशोधन किससे संबंधित है? वस्तु और सेवा कर या GST से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति जी ने सितंबर 2016 में हस्ताक्षरित किया था। कहने का तात्पर्य है कि GST हमारे देश में सितंबर 2016 से लागू हुआ था।